Introduction. The central function of marketing or advertising is all about convincing people to select a product or service and showing them the need of the same. अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, देखो कोई भी जब हम लोग मार्केटिंग कैंपेन बनाते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना है कि क्या उस कैंपेन के थ्रू एंड यूज़र की हम लोग नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपका ऐड किसी एंड यूज़र के लिए कोई सोल्यूशन लेके नहीं आ रहा है तो आपका ऐड कैंपेन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को लेके गलत जगह पर अप्रोच कर रहे होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे ऐसा समझिए कि डेंटिस्ट जो होंगे जनरली वो लोकेलिटीज़ में होंगे। ठीक है। हॉस्पिटल्स जो होंगे वो हमेशा एक ऐसे ओपन एरिया में होंगे जहाँ से सभी जगह से लोग आके वहाँ पर ट्रीटमेंट ले पाए। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो एम्स ऑन रोड है। ठीक है। लेकिन डेंटिस्ट कभी आपको इस तरह से ऑन रोड नहीं मिलेंगे, वो लोकेलिटीज़ में मिलेंगे हमें। ठीक है। उसी तरह से जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स वो कभी इस तरह के मेन ऑन रोड पर नहीं दिखाई देंगे आपको। सुपर स्टोर हो सकते हैं, माइक्रो लेवल के जो होंगे वो नहीं मिलेंगे आपको। तो हमें राइट अप्रोच का भी पता होना ज़रूरी है कि हम कहाँ किस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। सो व्हेन एग्जीक्यूटिंग इफेक्टिवली एडवर्टाइजिंग टेक्स ए ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर अ businesses. Concept, design, delivery, timing, positioning, enhancing analysis and revision all sums up a strong push that has significantly changed the world of business. तो अभी आपने देखा सारे पार्ट आ गए इसमें। कॉन्सेप्ट, आपका डिज़ाइन कितना अमेजिंग है, क्योंकि जब कोई एड कैंपेन हम लोग रन करते हैं डिज़ाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको ऐसा समझो कि आप एक ढाबे पर खाना खाते हो और एक आप 5 स्टार में खाना खाते हो। नो डाउट हो सकता है ढाबे का ज़्यादा टेस्टी हो बट प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता। प्रेजेंटेशन जो आर्ट आपको दिखाई देगी फूड के साथ वो आपको वहाँ मिलेगी देखने को 5 स्टार में। सेम वैसे ही तो जब भी आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखते हो ना तो आप रुकते हो। अगर आप डेली जो एक चीज़ देख रहे हो वही चीज़ दूसरा बंदा भी दिखा रहा है तो अगर ये तो कॉमन है, इसमें नया क्या है ना। तो फ्रेशनेस यानी कि डिज़ाइन में एक्सपेरिमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि डिज़ाइन हम कितना यूनिक बना रहे हैं। डिलीवरी पैटर्न आपका क्या है। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ऐड राइट टाइम पर ना हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखो राइट अप्रोच तो ये कहता है कि ऐड हमेशा लाइव ही रहना चाहिए आपका। कुछ लोग होते हैं जो सीजनल ऐड चलाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर खासकर एजुकेशन सेक्टर में। तो हमें पता है कि एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम अगर अपने हो गए 10-12 के तो उसके बाद में अपना कैंपेन हम लोग लाइव कर लेते हैं। इससे जो पर्सन ऐड चला रहा है वो अपना बजट तो काफ़ी कम कर लेता है, श्रिंक कर देता है उस चीज़ को, बट पोटेंशियल कस्टमर नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम को एक टाइम लगता है। ठीक है। उसको समझने के लिए कि आपकी पोजीशन, आपकी रैंक, आपके लिए पोटेंशियल बायर सेलर जो भी है। तो क्या होता है कि अगर आप ऐड को बंद करोगे तो मान लीजिए कि हम 2 लोग हैं, एक कंपटीशन, दोनों सेम ही डोमेन में काम करते हैं। राइट। मैं अरीना हूँ, आप मैक हो। अब अरीना क्या करता है अपने ऐड को सीज़न टाइम के बाद में बंद कर देता है कि भाई क्यों पैसा बर्न करना है, सीज़न ख़त्म हो गया। तो क्या होगा, मैक ने अपना ऐड बंद नहीं किया, उसने स्मार्ट प्ले किया। उसने क्या बोला कि यार मैं ना बजट घटा देता हूँ और ऐड को चलते रहने देता हूँ। तो क्या होगा कि तुम्हारा ऐड जैसे ही बंद होगा तुम्हारी रैंक उसको चली जाएगी, है ना। अब क्या होगा, आप जब कभी अपना ऐड लाइव लेके आओगे तो उसके साथ कॉम्पिटिट करने में आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऐड बंद ना करो, उसको बजट को श्रिंक कर दो। उससे क्या होगा, आपकी रैंक भी होल्ड पे रहेगी, आप विजिबल भी रहोगे और जैसी सीज़न टाइम आया बूस्ट कर दो। ठीक है। अपने बजट को, तो इससे क्या होगा, आप बहुत बढ़िया प्ले कर पाओगे। तो गूगल खुद ये कहता है कि अगर 15-20 दिन का प्लान है तुम्हारा ऐड चलाने का तो मत चलाओ। मेरे ऊपर पैसा भी खर्च करके जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, और लीड ऐसी आएंगी कि लोग बोलेंगे जी हमने तो नहीं किया था। बहुत सारे लोगों का दिल्ली एनसीआर के अंदर जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने किसी के थ्रू ऐड चलाया कि भाई लेट्स से कि मैं एक पर्सन हूँ और इस फील्ड में सर्विसेज देता हूँ। मैंने जैसे नल्ली साड़ी वाला यहाँ पर है, मैंने उनको अप्रोच किया, चलो भाई मैं आपके लिए एक ऐड रन कर देता हूँ, आपके पास बहुत अच्छा कस्टमर आ जाएगा। ठीक है। नए नए में बंदे को पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, वो क्या होगा, कन्विंस होगा कि भाई कस्टमर आ रहा है तो ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं। बट 1 महीने चला के मैंने तो अपना काम कर लिया, जो उस ऐड के ऊपर कमीशन आना था, बट उसको कुछ भी नहीं रिटर्न हुआ, ROI 0। क्यों हुआ?
कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था। गूगल एल्गोरिदम ये कहता है कि भाई आज आपने ऐड चलाया, कल से दिखना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा, बट जो एक लीड नर्चर होती है उसके लिए कम से कम 3 महीने मुझे दो। ठीक है, आपके कन्वर्जन स्टार्ट जरूर हो जाएंगे, बट जो बढ़िया वाला कन्वर्जन स्टार्ट होगा वो एटलीस्ट 3 महीने के बाद। तब तक मैं बहुत अच्छे से समझ जाऊंगा आपके टारगेट ऑडियंस को, और एक बार जहाँ मुझे समझ में आ गया आपका ऐड मैं उसी को ही दिखाऊंगा जिसको ज़रूरत होगी। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम कुछ देखते हैं। गूगल के ने कुछ टीवी कमर्शियल्स लॉन्च किए थे इंडिया में, हम उसकी बात करते हैं। जहां उनकी नजर हो आप वहीं नजर आओ विद गूगल एड्स। ये आपका ऐड इंटरेस्टेड खरीदारों को दिखाए ताकि बिजनेस की गाड़ी जल्दी चले। गूगल एड्स, इंटरेस्टेड खरीदार लाए हर बार। 3 साल पहले ये ऐड आया था। एक और पुराना ऐड देखते हैं, शायद जब आप इस चीज़ के लिए अवेयर भी नहीं होंगे। ये देखो 11 साल पहले का ऐड है, और उस टाइम पर भी गूगल ने बहुत अमेजिंग ऐड बनाया था। हाँ, अरे सुमन, हाँ जी। मैं सोच रहा था यूसुफ की पोती के लिए एक अनारकली सूट भेज दे, लेकिन यार थोड़ा मुझे कहाँ बहुत भटकेंगे। अरे हाँ, सुमन के साथ अली को भेज देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। भटकने की क्या जरूरत है दादू? अब तो हर तरह की अनारकली सूट यहीं मिल जाएंगी। हाँ, पर चाट खाने तो बाहर जा ही सकते हैं, है ना? चाट बढ़िया बढ़िया, ये अनारकली सीख के आया सुमन। तो देख रहे हैं काफ़ी पुराने टाइम का गूगल का लोगो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, गूगल और एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, दोनों का मैकेनिज्म एंड यूज़र को टारगेट करने का है, लेकिन अलग अलग तरीके से। गूगल चलता है नीड के बेसिस पर कि आपकी नीड क्या है, और सोशल मीडिया पे कभी हम सर्च नहीं करते, आपकी फीड में ऐड आता है आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर। समझ गए? दोनों का मॉडल काम करने का अलग है, एक चलता है नीड पर और एक चलता है इंटरेस्ट के ऊपर। गूगल इंटरेस्ट पे नहीं चलता, सोशल मीडिया नीड पर, उस इंटरेस्ट पर चलता है आपका। लाइक जहाँ तक मैंने ऑप्टिमाइज किया है कि अगर मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ देख रहा हूँ, अगर मैं कार्स के बारे में देख रहा हूँ, हाँ। तो वो कार्स के हिसाब से देखना शुरू कर देगा। हाँ, एल्गोरिदम ट्रेंड हो जाता है हार्डली 1 मिनट के अंदर कि आपने इंटरेस्ट क्या शो किया। खाने पीने की चीज़ देख रहा हूँ, फिर वही है। exactly उसी मतलब 30 सेकंड्स के बाद ही वो पूरी रेसिपीज दिखाना स्टार्ट कर बिल्कुल, देगा। तो मैंने इसलिए इसका वो मैक्सिमम बताया कि 1 मिनट मैक्सिमम लगाता है ये आपके इंटरेस्ट को समझने में, और पूरा फीड आपका उसी से भर जाएगा। फिर आप कहीं अगर घूमने का प्लान कर रहे हो, आपको सारे फिर घूमने से रिलेटेड टूर एंड ट्रैवल के सजेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये है इंटरेस्ट का मैकेनिज्म, यानी कि उसका एल्गोरिदम ट्रेंड है इंटरेस्ट को लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई यहाँ के कोई ये तो सर्च करेगा नहीं। ठीक है, हम फीड में जो आता है उस जिसमें इंटरेस्ट शो किया उसी पर हम लोग बेस्ड होते हैं। अब गूगल पे कोई टाइम पास करने नहीं जाता, भाई मेरे को कुछ सर्च करना है, कोई क्वेरी है, कोई ट्रांजैक्शन कीवर्ड है, उसके बेसिस पर चलता है। यानी कि यहाँ गेम है नीड और स्पीड का। एक मिनट इसी का तो टाइमिंग से हमारा पर्पस क्या है, ऐड 24/7 भी चलाया जा सकता है, और ऐड की टाइमिंग को भी वेल ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। जैसे कुछ बिजनेसेस हैं जो वीक एंड पर बढ़िया काम करते हैं, कुछ बिजनेसेस हैं जो वीक डेज में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ है जो 24/7 काम करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये कभी रुकते थोड़ी ना है। हमें नहीं पता कि यूज़र कब आ जाए और कब वो सर्च करे, और हमें वहाँ पर दिखना बहुत ज़रूरी है। तो मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, पोजिशनिंग, ठीक है, कि भाई हमारी किस तरह से हम लोग उसको पोजीशन कर रहे हैं, ऐड को किसके ऊपर हम उसको दिखाना चाह रहे हैं। अब जैसे क्या होता है, एक सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांड के नेम के साथ सर्च हो रहा है। अब मैंने सर्च किया फॉर एग्जांपल फॉर्मल शूज़, अब कोई एक ब्रांड तो नहीं बनाता होगा ना, सो मेनी ब्रांड्स हैं। ठीक है, एनहांसिंग, ठीक है, उसमें एनहांसमेंट आप क्या कर सकते हो एड्स में, जिसको हम बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि भाई ए ने अच्छा परफॉर्म किया या बी ने। अब इसको ऐसा समझो मॉडल को कि भाई आपने कोई ऐड बनाया, आपने अगर एक ऐड बना के लाइव कर दिया और आप सोचोगे कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, नो। क्योंकि जब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं।
सेम वैसे ही गूगल को जब आप मल्टीपल ऑप्शंस देंगे ना ऐड बना के ए और बी, तो गूगल ये देखेगा ए और बी में से किस पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। फिर गूगल क्या करेगा, एक टाइम के बाद में उसी को आगे पुश करेगा, जो नॉन परफॉर्मिंग होगा उसको रोक देगा। हमारा काम क्या होता है कि 15-20 दिन के अंदर मॉनिटर करके उसको डिसकंटिन्यू कर दें जिस पर कम हमारे व्यूज़ हैं, और उस जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उसके अगेंस्ट एक और अपना ऐड लॉन्च कर दें तुरंत। इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी और गूगल उस ऐड के बेसिस पर ये पता लगा भाई कौन सा ऐड आपका बहुत बढ़िया है, और ये कभी रुकता नहीं है, प्रोसेस चलता रहता है। जो ऐड फेल होगा उसे हटाइए, उसके अगेंस्ट एक नया बनाइए। तो एक जैसे बहुत फेमस एक डिटर्जेंट है मार्केट के अंदर, जैसे हम बनाए बेहतर को और बेहतर, घड़ी डिटर्जेंट, उनका एक कैंपेन था ना, बहुत फेमस हुआ, और उन्होंने उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग, और सोचो कि उस कंपनी ने लोकल, मतलब मेट्रो सिटीज़ में तो लोग उसको यूज़ नहीं करते, लेकिन लोकल्स में बहुत यूज़ किया जाता है। उन्होंने ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त कर दी, उन्होंने उसके लिए फेस अमिताभ बच्चन जैसे पर्सन को उन्होंने उसके लिए एंडोर्स किया, उन्होंने उसका किया, रवि किशन ने उसका ऐड किया। अभी हाल फिलहाल में रवि किशन उसको देख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम तक उन्होंने अमिताभ बच्चन ने उसका पूरा कैंपेन संभाला है। शायद हमें उसका एक एग्जाम्पल भी मिल जाए देखने के लिए। हाँ, ये देखिए अभी हाल फिलहाल में रवि किशन का चल रहा है, उससे पहले शायद हमें अमिताभ बच्चन का भी देखने के लिए मिले। ये देखो यहाँ पर इन्होंने भी ये देखिए, ये बहुत फेमस हुआ था 6 साल पहले, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था इसका। मैं देखता हूँ। ये बोला दिया, अबे ना, वो ये 1.5 पेज यूज करके पैक करते हैं बाकी। अब कौन समझाए कि उनकी प्रॉब्लम वॉशिंग मशीन का नहीं, वॉशिंग पाउडर का है। जब मशीन में है, वॉशिंग मशीन स्पेशलिस्ट नहीं डालोगे तो कपड़े क्या साफ करेंगे? एफर्टलेस धुलाई के लिए घड़ी मशीन वो बात है। एक बार इस्तेमाल करोगे खुद ही विश्वास हो जाएगा। आपको बता दें, अभी हमारा भी तो घर परिवार है। ये मशीन में ही कपड़ों से मैल को आसानी से खींचने वाले, ताकि आपको मिले एफर्टलेस। घड़ी मशीन तो अब आप यहाँ देखें, पहले जहाँ इसकी बहुत पुअर सी पैकेजिंग हुआ करती थी, बिल्कुल इन्होंने इसकी पैकेजिंग का पूरा लुक एंड फील ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालती हैं, यानी कि जिस बंदे का पहले से ट्रस्ट होगा वो क्या करे, यार नहीं तो और बेहतर हो चुकी है चीज़ें, तो बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। एक फेमस फेस, एक एकदम रिवैम्प पैकेजिंग एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब हाँ, अब ये बिल्कुल वैसे वाला ही, अगर प्रोडक्ट वो रखते हैं पैकेजिंग, लोग कहते हैं यार ये क्या है मतलब। तो अब आज की डेट में अगर मैं जैसे अपने दिल्ली एनसीआर की मार्केट की बात करता हूँ, तो वहाँ पर ही मुझे दिखता है रखा हुआ। पहले ये नहीं दिखता था। बहुत जनरली लोग कौन यूज़ करते हैं, जैसे कोई लेबर क्लास हो गए, या जैसे घर में हो गए भाई हाथ गंदे हो गए, मैकेनिक काम करे, चलो साफ ऑफ करने के लिए ले लिया। अब ये एक थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट की तरफ स्विच कर गया। ये भी काफ़ी फेमस है, मैं इनका नाम भूल रहा हूँ, दिव्यांका त्रिपाठी, इन्होंने भी इसका वो किया, बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही है। कभी ये कुछ ये निरमा का हुआ करता था, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त मार्केट को क्रैक किया था एक टाइम पर। इन्होंने इनकी भी अगर हम लोग केस स्टडी समझें तो देखो, शायद ये पुराने से लेकर नए की तरफ आते हुए दिखाई देगा, शायद हमें आइडिया अगर दिख जाए तो। नहीं, ये पुराने टाइम का ही है। और ये कंपनी डिटर्जेंट बनाया करती थी, और ये निर्मा जो है इनकी बेटी का नाम था। ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उसके नाम पर उन्होंने इस डिटर्जेंट को लॉन्च किया, लेकिन ये चला नहीं डिटर्जेंट। तो क्या करा, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से लिफ्ट ऑफ कर लिया, मतलब सब उठा के वापस अपने पास। अब जब मार्केट से पूरा स्टॉक ख़त्म कर दिया, अब उन्होंने टीवी ऐड बनाया। किसी कंपनी ने, पुणे में आई थिंक कंपनी थी एड एजेंसी बॉम्बे की, जिन्होंने इनको टारगेट किया था, और उन्होंने इनके लिए एक ऐड बनाया। अब जब कोई टीवी पर ऐड देखता था, उस ज़माने में बहुत बड़ी बात हुआ करती, तो लोग जाकर डिमांड करते थे। लोग पहुँचे कि भाई निर्मा वो दे दो डिटर्जेंट, तो वो शॉपकीपर से कहते निर्मा नहीं है। अब जब लोग जाए और शॉपकीपर के पास वो सामान ना हो, तो उसको बड़ी एंजाइटी होती है ना कि यार सामान नहीं बिक रहा है, लोग पूछ रहे हैं। ठीक है,
तो शॉपकीपर्स ने फिर स्टॉक के ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है, फिर वो लोग फुलफिल होना स्टार्ट और इस तरह से निर्मा पूरे मार्केट में छा गया। ऐसे ही हीरो ने अपना टारगेट किया। देखो क्या होता है, किसी चीज़ की कई बार नीड बनाने के लिए स्टॉक ख़त्म करना पड़ता है, कम कर दो या बोलो कि भाई ये तो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है, नहीं मिलेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भाई मैं आपको आईफोन ख़रीदना है और आप मेरी शॉप पर आते हो, मेरे यहाँ आईफोन ही भरे पड़े हैं, ठीक है, तो आप कहोगे चलो भी तो है, बाद में देख लेते हैं। लेकिन अगर मैं 3 रख दूँ यहाँ पर, अब साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पर है, मुझ पर नहीं है, यार ख़त्म हो जाएंगे, फिर पता नहीं कब आएगा। तो मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको समझ के आप बहुत अच्छे से क्रैक करके यूज़ कर सकते हो। तो मैं जो आपको मार्केटिंग पढ़ाऊंगा उसमें बिल्कुल बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, जो बहुत फन वे में आपको समझ में आएंगे, आप कनेक्ट भी कर पाओगे उन चीज़ों के साथ। क्योंकि देखो टूल्स पढ़ाना इज़ नॉट अ मार्केटिंग, क्योंकि टूल्स पढ़ने के बाद तो क्या कोई भी मार्केटिंग कर सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी वो टूल नहीं बना सकता, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी कि किस तरह से मुझे किसको टारगेट करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर भाई आपके पास एक कंपनी आती है जो कहती है कि भाई मेरे को एक रियल एस्टेट का ऐड चलाना है, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि सिक्का ग्रुप हो गया, अजनारा ग्रुप हो गए। अब इनके पास अलग अलग तरह के सेगमेंट्स हैं, जैसे कि किसी पास 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 1 BHK, इस तरह की अपनी अलग अलग यूटिलिटीज़ अवेलेबल है। अब इसमें क्या होगा कि भाई ये किसको टारगेट करेंगे, जो रेंट पर रहते हैं उस तरह के लोगों को टारगेट करेंगे। फिर उसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि किस एज ग्रुप को मुझे टारगेट करना है। तो कम से कम 24-25 साल से ऊपर की एज वाला बंदा हूँ जिसको मैं ये बेच सकता हूँ, क्योंकि जॉब पर होगा, सैलरी होगी, लोन बहुत इजीली उसके लिए अवेलेबल हो पाएगा। तो ऐड बहुत आज की डेट में सिस्टमेटिक तरीके से पहुँचाया जाता है, हर किसी को ऐड नहीं दिखाया जाता है। जैसे ऑडी, VM, मर्सिडीज का ऐड सबको नहीं दिखाए जाते, दिखाते चलाते वो भी ऐड, लेकिन बड़े प्लानिंग के साथ, भाई जो अफोर्ड कर पाए। पता चला मैंने पैन इंडिया दिखा दिया। अब इंडिया में क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम लोग देखें एक्टिव डिवाइसेस दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस है, जब हम लोग गूगल पे आपको दिखाएंगे तो क्या होगा कि ऐड बजट बर्न हो जाएगा। भाई लोगों ने देखा, एंजॉय किया, ख़त्म हो गया। VM को क्या फ़ायदा होगा, अवेयरनेस तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन एन कैश क्या ROI क्या है उसका, 0। लेकिन अगर मैं उसी सेगमेंट को प्रीमियम कर दूँ कि भाई जो कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की सैलरी वाले लोग हैं उनको मैं उस तरह का ऐड दूँ, तो जैसे आज की बात देखोगे तो ये कंपनियाँ क्या कर रही हैं, पहले बड़े एक्सपेंसिव मॉडल्स निकाला करती थी, निकाल आज भी रही है, लेकिन अब इन्होंने मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करना स्टार्ट किया है। 30-40 लाख की गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। जैसे वॉल्वो का अगर आप देखोगे तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बड़े बजट में निकालना स्टार्ट किया है। मर्सिडीज़, ऑडी सब निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अगर हम लोगों ने इस मार्केट को अनटच छोड़ दिया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब जैसे इस चीज़ को अगर आप समझोगे, जैसे आज की डेट में यूथ, तो क्या है ना, स्पोर्ट्स बाइक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई। कब से? जब यूट्यूबर्स ने अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट किया। हर एक यूट्यूबर एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक रखता है। अब सोचिए कि एग्जांपल के तौर पर हम एक TVS का एक केस स्टडी समझे। TVS की अपाची के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, है ना, स्पोर्ट्स वाला भी उसका आता है मॉडल। अब TVS ने देखो एक जो शॉप टू शॉप जाके स्ट्रीट टू स्ट्रीट वो एक डिलीवर करता है, तो उसके लिए मोपेड अलग बनाई, फीमेल्स के लिए उन्होंने स्कूटी अलग बनाई। जो डेली ऑफिस जाते हैं उन्हें पेट्रोल बचाना होता है भाई, तभी तो पैसा बचेगा। अगर कभी कभी निकाला बाइक तो क्या ही खर्चा होना, फिर तो स्पोर्ट्स बाइक बंदा ले सकता है हाई सीसी में। तो 150 सीसी के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शंस निकाले उसके अंदर, जो फ्यूल एफिशिएंट है मॉडल्स। फिर उसके बाद यंग यूथ के लिए उन्होंने अपाची के अलग अलग वेरिएंट बनाए, जिसको जैसा बजट में फिट आए वैसा वो ले सकता है। तो ये सब क्या है, स्ट्रेटजी, कि यानी कि मार्केट का कोई भी बंदा मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सभी को ध्यान में रख के प्रोडक्ट नहीं बनाया तो क्या होगा, आपका एक बहुत बड़ा मास जो है ना उसको आप छोड़ जाओगे। और ये इनको अब जाके समझ में आया, ऑडी, मर्सिडीज, VM, वॉल्वो की नहीं यार प्रीमियम क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट का बंदा जो होगा ना, जितने भी यहाँ पर अगर हम साउथ एक्स की बात करें, पॉश एरिया है, एक बंदे के पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, 5-5, 6-6 गाड़ियाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सारी वॉल्वो थोड़ी ना लेगा वो वैरायटी रखता है कि यार आज मैंने ऑडी निकालना है, आज मैंने VM निकालना है, आज मैंने मर्सिडीज निकालना है, आज वॉल्वो निकालना है, इस तरह से अलग अलग, ठीक है। तो उन्हें ये चीज़ गेम समझ में आ रहा है, लेकिन उस गेम को समझने में बहुत लेट हो गए। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो रूल कर रहा है वो एक ही कंपनी है, विच इज़ मारुति सुजुकी। क्योंकि उन्हें पता है एंड यूजर को क्या चाहिए, उसको फीचर्स चाहिए, उन्होंने सब दे दिए। जैसे हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे, एक टाइम पर फेरारी जैसी कार में पैडल शिफ्टर हुआ करते थे, आज वलीनो जैसी कार के अंदर पैडल शिफ्टर है। अब बताओ पैडल शिफ्टर कौन सा यूनिक फीचर रह गया?
कुछ भी नहीं। या जैसे हम लोग कहते थे क्रूज़ कंट्रोल, कभी शेवरोले की क्रूज़ आया करती थी स्पेशली इस चीज़ के लिए, जिसका नाम था क्रूज़, और उसमें क्रूज़ कंट्रोल्स हुआ करते थे। और आज के में कौन से कार में नहीं है क्रूज़ कंट्रोल? एक छोटी सी सडान कार ले लो या हैचबैक ले लो, सभी के अंदर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो फीचर लोडेड गाड़ियाँ बनना स्टार्ट, क्योंकि सबको पता है मार्केट के अंदर भाई फीचर्स रिच कार चाहिए, जिसमें वायरलेस चार्जिंग भी हो, आगे पीछे भी चार्जिंग के पोर्ट हो, किसी को ये ना भाई कि आगे फ़ोन लगाना पड़े जाके, भाई मैं यूज़ भी करता रहूँ साथ साथ, क्योंकि सभी का ख्याल रखना पड़ रहा है। जैसे किया का एग्जांपल अगर आप लोगे तो किया ने सबसे ज़्यादा लोडेड कार, या फिर एमजी ने सबसे ज़्यादा लोडेड कार मार्केट में निकालना स्टार्ट किया। उन्होंने मार्केट को समझ, अब सोचो कि मारुति ऑलरेडी बेच रहा था, हुंडई भी ऑलरेडी सेल कर रहा है, लेकिन किया को वो एरिया कैसे मिला या एमजी को वो एरिया कैसे मिला? क्योंकि उन्होंने वो मिसिंग पार्ट ढूंढा जो एंड यूज़र के पास नहीं था। सारे वेरिएंट्स निकाल दिए। हाँ, हर एक चीज़। तो किया में आप देखोगे अच्छी गाड़ी, आप देखो तो सोनेट भी मिल जाएगी आपको, सेल्टोस भी मिल जाएगी आपको, कैरेंस भी मिल जाएगी आपको। उन्होंने करोड़ों तक की भी गाड़ियाँ बना डाली, आपको जो जैसा बजट वैसा लो, हर चीज़ देंगे हम लोग आपको। तो यही होती है एक राइट अप्रोच की, कुछ भी मत छोड़िए, जब चीज़ बने तो सब बना। जैसे एग्जांपल आप देखो फूड सेगमेंट में कैडबरी, 5 रुपये की भी कैडबरी आती है, ठीक है, और आप जितनी महंगी भी ले लो, प्रीमियम भी आपको मिल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अब तो उन्होंने हैंडमेड वाला भी एक अलग उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ अपना, इस बार फर्स्ट टाइम पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस चीज़ को। और कैडबरी ने ही एक बहुत बढ़िया एक कैंपेन बनाया था। इस मार्केट को तो सैमसंग ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझा है हाँ। मोबाइल फोन्स में। बिल्कुल। ये FDM से सेगमेंट निकाल के सामने। ये देखिए 3 साल पहले Big businesses and brands that suffered during the pandemic found their way back, but the smaller stores still suffer. This lockdown has been a real tough phase of my life. I mean, I have seen bad days, but this was the worst. Last year we helped small businesses through Diwali, so this year we decided to bring it back, presenting not just a Cadbury ad. This Diwali, we helped hundreds of small businesses by making India's biggest brand ambassador be their brand ambassador. इस दिवाली आप भी अपने पास वाले फैशन ऑफ एम्पोरियम से ही कपड़ों की शॉपिंग करें। और फिर एम्पायर फुटवेयर, नाम तो सुना होगा, अपना स्टाइलिश चश्मा बगल वाले हेवन आई ऑप्टिशियन से ही लें। सिद्धिविनायक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदकर धमाकेदार सेल्फी पोस्ट करना। क्या कर रहे हो? मीठा लाए कि नहीं? लाया हो ना यार, अपने पास वाले रोशन किराना से। आप भी अपना मीटर वहीं से लें। We used machine learning to recreate Shah Rukh Khan's face and voice to take the local store names in the ads. इस दिवाली आप भी अपने पास वाले चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करें। पास वाले आजकल फैशन से ही, रॉयल फैशन से ही, एनके क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग करें। इस दिवाली आप भी पास Different versions of the same ad with local store names were targeted as per the PIN code of the viewer, showing them only the nearby stores. But it is impossible to cover all the stores. So we gave the power to the people to create their own version of not just a Cadbury ad. Any small business owner could promote their stores through their own social media networks like WhatsApp forwards and other social media pages. ये भी कैसे जरूरी शाहरुख खान मेरी दुकान पे ऐड करें। हमारे आसपास की जो दुकानें हैं, उनकी दिवाली भी तो मीठी होनी चाहिए। Cadbury celebrations, not just a Cadbury ad. तो ये भी एक टेक्निक था जिसमें एआई को यूज़ करके देन आपका हर एक लोकल रिटेलर जितने भी हैं सभी के नेम वहाँ पर ऐड के अंदर जब आते हैं तो बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है कि यार एक ऐड हो। अब देखो जब तक वो मशीन लर्निंग का नहीं आया तब तक लगा जैसे सबके नाम से ऐड हुआ है, लेकिन जब मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस हुआ एडवर्टीजमेंट के अंदर तो पता चला अरे ये तो जनरेटेड ऐड है। मतलब शाहरुख को सिर्फ उन्होंने वो लाइंस दी, उन्हीं लाइंस को उन्होंने मैनिपुलेट करके उसके अंदर सारे अपने चीज़ें डाल दी। देन तो एनालिसिस का काम क्या होता है, जैसे एनालिसिस में बहुत सारे पेड भी आते हैं, अनपेड भी आते हैं।
तो जैसे हम लोग गूगल की अगर बात करते हैं तो गूगल का अपना एक एनालिटिक्स होता है जिस पे जाके आप हर तरह की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाते हो। अगर आप गूगल ऐड चलाएंगे वो भी हम ट्रैक कर पाएंगे, किस तरह का विजिटर हमारे पास तक आ रहा है, किस डेमोग्राफिक से है, किस जियोग्राफिक से है, सब कुछ आपको पता चलेगा। इवन आप टेक भी पता लगा पाते हैं कि वो मोबाइल से आ रहा है कि डेस्कटॉप से आ रहा है। मोबाइल से आ रहा है तो किस तरह के ब्राउज़र का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, डेस्कटॉप से आ रहा है तो किस तरह का ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राउज़र के साथ साथ मुझे स्क्रीन के बारे में भी पता होना चाहिए कि स्क्रीन क्या है, ये भी हम एनालिसिस में पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ ट्रैकेबल है, जो भी आप करते हो हर एक चीज़ जिसकी वो साइट होगी उसको सब पता होता है। और उसी के बाद आप उसमें अगर लगता है कि मुझे कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप रिविजन वगैरह उसमें कर सकते हो अपने ऐड के अंदर। तो जैसे मैंने बताया ए बी टेस्टिंग भी नहीं परफॉर्म करा तो आप उसकी जगह पर एक नया बनाइए जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सो इस तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। Marketing uses various gadgets such as PC, smartphone, mobile phones, tablet, electronic, notebooks and gaming machines to connect with customer। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है जहाँ पर इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट आ गया, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब जैसे टीवी है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, बट अगर मैं इस पर कोई चैनल देख रहा हूँ और चैनल में बीच में कोई ऐड आता है, दैट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। ठीक है, बट अगर ये स्मार्ट टीवी है, मैं कोई OTT प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ और उसमें कोई ऐड आ रहा है तो वो इंटरनेट की हेल्प से आ रहा है। ठीक है, सो एक कई बार इंटरव्यू में एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दोनों में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए जहाँ पर इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केटिंग यूजेस वेरियस गैजेट्स सच एज PC, जो कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। PC को डिपेंड करता है किस ब्रांड में हमें इस पर ऐड दिखाना है, क्योंकि हमें ये आज के डेट पता चल चुका है मास जो अवेलेबल है वो मोबाइल पर है। सर्चेस सबसे ज़्यादा कमिट मोबाइल से होती है, ना कि डेस्कटॉप से। अगर आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह के उस मॉडल में आती है जिसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग मटीरियल है, ठीक है, ब्लॉग्स हैं, तो उस तरह का ऑडियंस मोबाइल पर ना हो के वो फिर लैपटॉप डेस्कटॉप वाला होगा, तो आपको डेस्कटॉप पर ज़्यादा ऐड को पुश करना है, मोबाइल यूज़र के लिए कम रखना है। आपको अगर कंफर्म नहीं है तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो 1 महीने के लिए, आपको पता चल जाएंगे सर्चेस कहाँ से कमिट हो रहे हैं। ठीक है, स्मार्टफोन वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हर बंदा फ्री होने के बाद में जेब से फ़ोन निकालता है, वो यहीं पर आएगा। अब वो चाहे सोशल मीडिया पर जाए या फिर कोई उसका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो गूगल पर आएगा। ठीक है, टैबलेट्स, इस पर सिर्फ बच्चे अवेलेबल होते हैं या फिर जो सेल्स पर्सनल होते हैं वो इस पर अवेलेबल होते हैं। मतलब पूरी दुनिया का 0.5% भी टैबलेट पर ट्रैफिक नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक्स जैसे कि आपका किंडल वगैरह हो गया, इस तरह की जो आपकी रीडिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। गेमिंग मशीन जैसे कि PS4 वगैरह हो गया, Xbox वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन पर भी एड्स आते हैं। Digital marketing makes use of technologies or internet-based applications such as websites, email, web applications, mobile apps and social networking platforms। इन सभी के ऊपर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अब जैसे वेबसाइट ऑलरेडी इंटरनेट से ही ऑपरेट होता है, ईमेल ये भी इंटरनेट से ऑपरेट होता है, वेब एप्लीकेशंस ये भी इंटरनेट के पार्ट हो गया, मोबाइल ऐप्स अगेन इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स अगेन इंटरनेट। सो ये सब क्या हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, social media marketing is also a part of digital marketing। Most businesses diligently use a mix of conventional and digital marketing channels। अब जैसे क्या होता है कि PC ज्वेलर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। वो होर्डिंग्स भी लगाएंगे और वो अपने मोबाइल पर ऐड भी डालेंगे। जब भी आप 2 जगह पर टारगेट कर रहे हो, ऐड कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। पता चला कि भाई मैं वहाँ किसी और प्रोडक्ट का ऐड दिखा रहा हूँ और मैं मोबाइल ऐड में किसी और प्रोडक्ट का ऐड दिखा रहा हूँ, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट में जाएगा। हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते होने चाहिए कि जो मैंने यहाँ देखा वही मुझे वहाँ दिखेगा, तो एक इमेज क्रिएट होती है, रिकॉल वैल्यू बनती है। अगर आप अलग अलग चीज़ें दिखाओगे तो यूज़र कन्फ्यूज़ होता है। तो जैसे आपने देखा होगा जब बड़े बड़े सीरियल्स लॉन्च होते हैं तो आज के दिन देखते हो पूरे मार्केट भर दिया जाता है होर्डिंग, छोटे छोटे इवन आपके पब्लिक यूटिलिटीज़ और टॉयलेट्स वगैरह होते हैं उन पे भी जो ऐड वगैरह के बने होते हैं, साइज़ वगैरह, मेट्रो के पिलर्स, उन सभी पर भी, मोबाइल पर भी, टीवी पर भी, आप जहाँ भी जाओगे वही दिखाई देगा।
एक बार तो बंदा ज़रूर देखने की सोचता है, चलो देख लेते हैं क्या है, बड़ा इसका नाम चल रहा है इसकी डेट में, या जिसको जब टाइम मिलेगा वो ज़रूर देख लेगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इसको बोला था 360 बस की रेट करना, मतलब कि एकदम मार्केट को आप पूरा क्रैक कर डालो, जो देखे जहाँ देखे आप ही दिख रहे हो। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू चलता है। ठीक है, और जब आप ऑनलाइन आते हैं इंटरनेट के थ्रू, तब आप अपने डिजिटल एड्स को एक्सपीरियंस करते हैं। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, नेमली पुल एंड पुश। ठीक है, इन पुल टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कंज्यूमर एक्टिवली लुकअप फॉर द मार्केटिंग कंटेंट थ्रू वेरियस टूल्स एंड प्लेटफॉर्म such as searching the web, reading a promotional email or SMS, access public forums or blogs, or viewing audios and video streaming media। तो ये हुआ पुल, यानी कि यूज़र जहाँ पर है वहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है। पुश नोटिफिकेशन हो सकता है, जैसे आपके फ़ोन में फ्लिपकार्ट होगा तो आप देखना हर 1 या 2 दिन में फ्लिपकार्ट की कोई डील आती है जिसका टाइमर चलता होगा, आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये पुश किया गया आपकी तरफ। और पुश वाला जो सबसे बढ़िया काम करता है वो उस पर काम करता है जब आप मोबाइल में उसका ऐप वगैरह रखते हो। तो नोटिस करना, जैसे एग्जांपल के तौर पर खासकर डेस्कटॉप की मैं बात करूँगा, मैंने कीवर्ड डाला मिक्सर जूसर। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे स्पॉन्सर ऐड आपको यहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, स्पॉन्सर में फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है, बट ये बहुत रेयर दिखता है आपको। नीचे आएंगे, फ्लिपकार्ट ऑर्गेनिक में सबसे बढ़िया लीड करता है, या फिर जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसमें आपको दिखाई देगा, बट यहाँ पर ये रेयर मिलता है देखने के लिए फ्लिपकार्ट। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स, इवन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अमेजोन से भी ज़्यादा डाउनलोड फ्लिपकार्ट के हैं। अब देखो अमेजोन के डाउनलोड्स ज़्यादा क्यों नहीं, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, और अगर जितने भी हैं तो वो क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अमेजोन को लोग ज़्यादा प्रेफर कर नहीं रहे थे, उसके पीछे के 2 रीज़न है। एक तो अगर हम लोग दोनों को यहाँ पर अगर यूज़ करें बिल्कुल, तो अगर आप यहाँ देखेंगे फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट ने अपना यूआई इस तरह से डिज़ाइन किया है जिसको ना पढ़ने में आए, विजुअल्स देख के पहचान लें। अमेजोन के पास भी विजुअल्स हैं, बट जो नेविगेशन पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्लियरिटी की थोड़ी सी कमी है, बहुत ज़्यादा क्लटर दिखाई देता है हमें ये। ठीक है, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। दूसरा, फ्लिपकार्ट सिर्फ इंडिया में ऑपरेट होता है, इंडिया से बाहर नहीं चलता है। Amazon.in सिर्फ इंडिया में चलता है, .com से आप इंडिया में भी चीज़ें बाहर से ले सकते हैं। एक इसमें जो फीचर यहाँ दिया हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ से लैंग्वेज चेंज करने का एक बढ़िया फीचर इन्होंने डाला है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज चेंज करने वाला फीचर भी जो है ना, जिसको पता होगा वही चला पाएगा। तो वैसे एक अच्छी फीचर इन्होंने क्या यूज़ किया कि जैसे आप जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो दैट टाइम आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं, या जैसे आप फ़ोन जब फर्स्ट टाइम अपने लिए कस्टमाइज़ करते हैं, लैंग्वेज सिलेक्शन वहाँ पर भी होता है, तो इसके हिसाब से भी ऑटोमेटिक चेंज होता है। बट अब मान लो कि आप लैपटॉप चलाते हो तो आपने इंग्लिश में रखा, हो सकता है घर में कोई ऐसा पर्सन हो जो कंफर्टेबल ना हो, लेकिन उसे अमेजोन पता है, उसने चलाया, तो लैंग्वेज सिलेक्शन का एक पॉपअप बनाया जा सकता है कि भाई किस तरह से जाना चाहता है। जैसे हम लोग कोई म्यूज़िक ऐप डालते हैं, इंग्लिश, पंजाबी, सब कुछ उसमें चॉइसेस होती हैं सॉन्ग्स की, वैसा कुछ यहाँ भी रखा जा सकता है, भाई यूज़र जिसमें कंफर्टेबल है उसके साथ जा सकते हैं। तो इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया सभी के अंदर इन्होंने अपना डिफाइन किया हुआ है इसके अंदर। हाँ, बिल्कुल। तो ये हुआ पुल पुश। इन पुश डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स सेंड मैसेजेस विद मार्केटिंग कंटेंट टू द कंज्यूमर्स इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर्स लुकिंग आउट फॉर सच कंटेंट। अब लेट्स से आपने फ्लिपकार्ट पर कोई कंटेंट देखा, बट ड्यू टू एनी रीज़न आपने वो चेकआउट नहीं किया, वहाँ से छोड़ दिया, कार्ट में रह गया, तो क्या होगा, अब पुश नोटिफिकेशन कैसे काम करती है मार्केटिंग या नोटिफिकेशन, समथिंग पेंडिंग इन योर कार्ट, फ्लिपकार्ट का आपको जब नेक्स्ट डे देखोगे तो एक मेल मिल सकता है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट का नेम होगा और पर्सनली आपका नेम भी लिखा होगा, ठीक है, जिसमें आपको ग्रीट करेंगे और बोलेंगे भी समथिंग इज पेंडिंग इन योर कार्ट, या कुछ भी अपना उन्होंने कस्टमाइज मैसेज होगा, या डील जो है वो ख़त्म होने वाली है, वट एवर। तो
एक ये होता है। अब जो बहुत रेगुलर परचेजिंग करते हैं, जैसे खासकर मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत ज़्यादा जितना मैं सामान लेता हूँ फ्लिपकार्ट से ही प्रेफर करता हूँ लेना। उस केस में उन्हें जब उसका परचेजिंग हिस्ट्री पता होता है तो ये डेडिकेटेड कॉल सपोर्ट भी देते हैं। अब जैसे आपके महंगा अप्लाइंसेस देखो इनके यहाँ पर, आपने नहीं लिया तो ये क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे और उसमें हो सकता है कि भाई कुछ ऐसा उसका टेक्निकल पार्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो। अभी इन्होंने उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करा, एक वीडियो सपोर्ट फीचर यूज़ किया है, लेकिन वो नॉर्मली नहीं आएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे, अब ये कब मिलेगा आपको, जब आप यहाँ से, जैसे मैंने टीवी चूज़ किया है, स्मार्ट टीवी मैंने लिया यहाँ पर और मैं किसी ब्रांड में आ जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो और जैसे आप वीडियो सपोर्ट पर टैप करोगे तो वीडियो सपोर्ट वाले के पास ये लिंक पहुँच जाएगा कि आप क्या देख रहे हो। वो एग्जैक्ट आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे टाइम बचाएगा। नहीं तो आप बताओगे जी मैं वीडियो को देख रहा हूँ, कौन सा मॉडल देख रहे हो जी, ये देख रहा हूँ, हो सकता है समझ में ना आए उसको, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी वीडियो सपोर्ट पर लोग बैठे हैं वो नॉर्थ इंडियन नहीं है, ज़्यादातर साउथ इंडियन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रह जाता है। तो इस फीचर से क्या होता है, रियल टाइम में वो पेज उनके सामने होगा, वो फटाफट से आपको बता पाएंगे या फिर कौन सा बेस्ट आपके ले रहे हैं। जैसे लोगों में स्मार्ट टीवी सबको लेना है लेकिन बड़ा कन्फ्यूज़न है कौन सा। अब जैसे गूगल का भी आता है, अगर आप देखोगे तो एक उसका अमेज़ॉन का भी अपना आता है ओएस, ठीक है, और एक वेब ओएस आता है, ठीक है। अब नहीं पता कि भी कौन सा ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म। अगर आप गूगल का लोगे तो ऐप के सपोर्ट तो बहुत तगड़ी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये वैसा है जैसे डिस्कवर बाइक मार्केट के अंदर 1 साल तो मज़ेदार चलेगी, उसके बाद उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। तो वैसे गूगल ना स्लो डाउन होता चला जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। अब अगर आप वेब ओएस के साथ जाओगे तो वेब ओएस में क्या आता है, अपडेट्स होते हैं कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल, एंड्रॉयड में भी आता है इसमें भी, बट क्या होता है उसमें ऐप के बहुत ज़्यादा आपको वाइड सपोर्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको जैसे एंड्रॉयड पर अगर हम लोग देखते हैं 12,000 समथिंग हो तो उस पर करीब 9,900 समथिंग के आते हैं, ठीक है, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लाइट वेट कौन सा चलता है, तो वेब ओएस काफ़ी लाइट वेट होता है, ठीक है, बट ऐप का सपोर्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी नीड देखो कि मुझे कौन कौन से चलाने हैं, कि आपको ऐसा तो नहीं कि भी हम सिर्फ इस पर डिसाइड करें, डिसीजन लेके भी 1200 ऐप्स कौन डालेगा टीवी में, ठीक है, कोई नहीं डालेगा। हाँ लेकिन सॉरी 1200 नहीं 12,000, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 12,000 उसमें 9,900 होता है। तो इतनी ज़्यादा ऐप कोई भी नहीं डालने वाला है, क्योंकि जनरली सबका पर्पस के साथ टीवी ऑन किया, या तो यूट्यूब चला लिया, या फिर डिज्नी हॉटस्टार, या फिर नेटफ्लिक्स, या फिर अमेजन प्राइम, इससे ज़्यादा कोई ना किसी के पास टाइम होता है, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत अगर आपको कोई कस्टम ऐप डालना है तो देख लो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप ये देखो कि किस पर हमारा टीवी लाइट परफॉर्म करने वाला है, जिसमें लैग फ्री में एक्सपीरियंस मिले देखने के लिए। और आज के डेट में यूट्यूब ये जो मैंने ऐप्स के नाम बोले ये सभी को सपोर्ट करते हैं बहुत इसलिए। तो एलजी में अगर आप देखोगे तो आपको वेब ओएस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। आपको एलजी में ये गूगल वाले बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए। गूगल वाले जितने भी आपके ये जो बहुत लोअर रेंज वाले होते हैं ना, उनमें ज़्यादा मिलेंगे आपको देखने के लिए। पुल यानी कि आपने जैसे सोशल मीडिया पे कपिल शर्मा का वीडियो देखा तो सारे आपको उसी की तरह के मिलेंगे, और उसी तरह से फिर आपको उसमें भी फीड डाल दिया जाएगा, जैसे क्योंकि कॉमेडी शो है तो ऑटोमेटिक जो आपको अपने आपके बिहेवियर के इंटरेस्ट के बेसिस पर या आपकी क्वेरी के बेसिस पर जो डेटा मिलता है दैट इज अ पुल। आप पुल कर रहे हो। पुश यानी कि जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली कि भाई आपने कुछ लिया लेकिन वो आपने पेमेंट नहीं डन किया, उस तरह का एक एग्जांपल, या फिर फ्लिपकार्ट का कोई ऑफर चल रहा है उसने एक पुश नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में डाल दिया। तो जनरली हमारा जो ये भरा होता है ना, जब लोग यहाँ से इसको इस तरह से स्लाइड डाउन करते हैं तो ये पुश नोटिफिकेशंस होती हैं। जैसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है दैट इज ऑल्सो पुश नोटिफिकेशन, ठीक है, लेकिन वो मार्केटिंग नहीं, वो नोटिफिकेशन है। अब फ्लिपकार्ट की जो मार्केटिंग की कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम हो जाती है वो ऐप की वजह से कम होती है, वो सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में डाल देते हैं। तो उसको पता है इतने एक्टिव इंस्टॉलेशन से मेरे, तो मार्केटिंग बजट कम। अमेज़ॉन नोटिफिकेशन तो डालता है लेकिन अमेज़ॉन के पास बजट का क्रंच नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड चल रही, प्लस उनका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट इज़ AWS, ठीक है। यहाँ से तो उनका अंधा पैसा आता है, जिसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाइव करने वो या तो यहाँ आएगा या माइक्रोसॉफ्ट का अजूर या फिर गूगल क्लाउड। ये हाँ, तो सबसे बड़े ये तीन ही जो मैंने नाम आपको बताया मार्केट में यूनिकॉर्न है होस्टिंग के अंदर। तो पुश जहाँ पर मार्केटियर ऐड दिखा रहा है,
पुल यानी कि आपके सर्च फीड के अकॉर्डिंग जो आपको मिलता है। सो डिजिटल मार्केटर माइंड्स किस तरह से वर्क करता है, तो सबसे पहला स्टेप जो आता है एसईओ, आपने नाम सुना होगा। एसईओ होता है ध्यान, फिर आपका कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन होता है, फिर वेबसाइट का डिज़ाइन, फिर आपका कॉपी राइटिंग, फिर आपका सोशल मीडिया, फिर एनालिटिक्स, देन एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कभी भी गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग आपका गोल होगा तो आपका पैसा लगता रहेगा, लेकिन आपको वो आरओआई कभी नहीं मिल पाएगा जो आप अचीव करना चाह रहे हो। अब जैसे मैं अगर एक मार्केटर हूँ और आपका कोई भी वेबसाइट नहीं है फॉर एग्जांपल, और आप आते हुए मुझे गूगल ऐड रन करना है, तो मैं कहूँगा हाँ जी हो जाएगा, क्योंकि बिना वेबसाइट के भी ऐड चलाया जा सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि ऐड तो मैंने चला दिया, आपका ऐड भी चल जाएगा, आपको बायर सेलर भी मिल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन उसको आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप एसईओ की बहुत बढ़िया प्लानिंग करो, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब आप ऐड चलाओगे, आप यूज़र को अपनी वेबसाइट पर लैंड कराओगे। वेबसाइट पर अगर यूज़र को आपका बहुत अच्छा लगा कंटेंट, तो परमानेंट यूज़र बनेगा, ठीक है। और अगर ऐड दिखा के मैं वेबसाइट पर नहीं ला पाया, तो क्या होगा, मैं भविष्य में दोबारा उस यूज़र को ट्रैक नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर यूज़र को रिटेन करना है, रीटारगेट, रीमार्केट करना है, तो वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया पे आपने देखो बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट जो लीड फॉर्म होते हैं वहीं खुल जाते हैं ऐड के ऊपर ही, अच्छी बात है, बट लीड अगर आप अपनी वेबसाइट से फिल कराओगे तो यूज़र का डेटा आपके पास आ गया एनालिटिक्स में। अब मान लो कि भाई इसको ऐसा समझो कि भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं लोएस्ट बजट पे भी ऐड नहीं चला सकता अपना, लेकिन मुझे ये पता है कि 20,000 लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया था जब मैंने कभी ऐड चलाया था। तो यानी कि जब भविष्य में आप दोबारा ऐड चलाओगे तो 20,000 लोग एक झटके में आप पकड़ पाओगे, क्योंकि उनका डिजिटल रिकॉर्ड आपके पास है, ठीक है। तो उन और ऐसे केस में ये ध्यान रखना, आपका मार्केटिंग का बजट बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर आप एक फ्रेश वेबसाइट पर ऐड चलाने जाओगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये मिनिमम बता रहा हूँ, इतना डेली का बजट सजेस्ट किया जाए गूगल की तरफ से। बट अगर आपका एनालिटिक्स इंटीग्रेटेड था वेबसाइट के अंदर, तो उसमें सबका डेटा आपके पास रखा होगा और किस कंट्री से आया होगा, उन सभी जगहों पर ऐड अपने आप पहुँचेगा उस यूज़र के बेसिस पर। हम 2 चीज़ों पर ऐड चला सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स के बेसिस पर, या फिर मेरा अगर यूट्यूब चैनल है, कितने लोगों ने मुझे कभी देखा, तो मैं उन चैनल के थ्रू भी सबको टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया फीचर होता है। तो इसलिए प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप वेबसाइट बहुत बढ़िया बनाइए, उसमें एसईओ इंटीग्रेट कीजिए। हो सकता है देखो एसईओ एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जब हम लोग किसी वेबसाइट को एसईओ करने जाते हैं तो रैंक कराना तो देखो ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। आप मेरे ख्याल से इंडेक्सिंग जो होती है 15 दिन मिनिमम और 6 महीने मैक्सिमम का, तो बहुत बढ़िया से काम हो जाता है। अब मेरा एक प्रोडक्ट है जो आज बन के तैयार हुआ, लेट्स से ये एक वाटर बॉटल है जो मुझे सेल करना है, 6 महीने इंतजार थोड़ी ना करूँगा स्टॉक को लेके। मैं तो ऐसा कुछ चाहूँगा कि भाई ये बन के रेडी है और बढ़िया से इसके मैं फेस लेके या जिम वाले बंदे लेके मैं इसकी एक ऐड शूट कराऊंगा और मैं उसको फटाफट से लाइव करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, भविष्य में मैं ये चाहूँगा कि भाई ऐड पर कम लगाना पड़े, यूज़र डायरेक्ट आए। जैसे एक बड़ा फेमस कप है जो आपने देखा होगा, स्टैनले मग्स, ये बड़े फेमस हुए। अब जो ओरिजिनल स्टैनले का है ना, वो बड़ा एक्सपेंसिव है, तकरीबन 10-20 हज़ार रुपये का मग है, लेकिन इंडिया है, सब पॉसिबल है। तो आई थिंक कहीं पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो संजीव कपूर का भी शायद आपको मिल जाए देखने के लिए। ये देखो, ये स्टैनले की ओरिजिनल वेबसाइट है और यहाँ शायद अब तो मुझे इनका पता नहीं, बट दैट टाइम बहुत महंगा ये इंट्रोड्यूस हुआ था। आई थिंक इन्होंने इसको डिस्कंटिन्यू करके दुनिया बनाने लगी। नहीं, अब नहीं है यहाँ पर, अब ये नाम ही रह गया इनका, क्योंकि सबने कॉपी कर लिया इस कॉन्सेप्ट को। और इवन चाइनीज़ मार्केट से अगर आप देखोगे तो 150, 200, 250 रुपये में भी अवेलेबल हो रहा है चीज़। तो अब ये देखो, जैसे कुछ है यहाँ पे तो वो 4-4.5 हज़ार में भी है, कुछ 775 में भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो सबके अपने अलग अलग रेट्स यहाँ पर हैं, बट ओरिजिन जो था इसका वो यहीं से था। इन्होंने इसको बनाया पहली बार और बहुत एक्सपेंसिव गया ये। जैसे वो देखते हो ड्रॉप शिपिंग कुछ वायरल प्रोडक्ट होते हैं, चाहे भले से क्वालिटी कुछ ना हो उसकी, चाइनीज़ मेड होगा, लेकिन वो ऐसा आएगा वेव की तरह, ठीक है, शॉक वेव की तरह आएगा, मार्केट में सब खरीदेगा और ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, तो वायरल प्रोडक्ट जितने भी आपको मिलेंगे खासकर वो चाइनीज़ ही होंगे। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ था स्मार्ट सिंक्स के साथ, जो हमारे सिंक्स होते हैं जो बर्तन यूटेंसिल हम लोग धोते हैं अपने, तो बड़ा फेमस हुआ था। उसके अंदर आपका पुल नोजल और उसमें फाउंटेन शावर, ये ट्रे वगैरह इधर उधर करने वाला, बड़े फेमस हुए। अब वो आज की डेट में 4-5 हज़ार रुपये तक आ गया, सोचो। कभी 35-40 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट था, तो कॉपियाँ बहुत जल्दी ऐसी शावर पैनल अगर आप देखोगे बड़े एक्सपेंसिव 1.5-2 लाख के आते हैं। कभी एक रॉका इंडिया के लिए हमने काम किया था, जब ये पैरीवेयर सहरा ये मार्केट में कुछ नहीं होते थे, मैं ये 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो ये रॉका इंडिया कंपनी थी। इनका सबसे पहला जो स्टोर इनका ओपन हुआ था वो नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस में ओपन हुआ था। इनका लोगो हमने बनाया, सारे काम हमने किए। ये बड़े प्रीमियम उसमें आते हैं, जैसे अब जैक्वार वगैरह ये सब चीज़ होगी ना, उस तरह की। तो इनका पूरा मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लेने जाते हैं ना, पूरा इनका इंस्टॉलेशन का सेटअप, कि कितना आपको नीचे इसमें फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ लिख के दिया करते थे उसके अंदर। तो इनके ना बड़े फेमस बाथ टब थे। अब तो आई थिंक पता नहीं, देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत लंबे टाइम से हम नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर। कलेक्शन प्रोडक्ट्स, मिरर्स, खैर वो अभी इसमें नहीं है, बट मैं देखूंगा अगर मेरे पास पुराना डेटा जब मैंने इनके लिए काम किया था, तो इन्होंने ना एक ब्लू वेल की जो शेप होती है, उस शेप में इन्होंने एक बाथ टब बनाया था, और तकरीबन इस रूम के साइज़ का होता था। बड़े बड़े एक्सपेंसिव प्रेस्टीज क्लाइंट लिए जाते थे सामान इनके। तो ब्लू वेल की जब आप आगे से देखो तो ऐसा काफ़ी ब्रॉड आपको दिखाई देगा, और पीछे उसके टेल, तो टेल से शावर निकलता था। ठीक है, बहुत अमेजिंग डिज़ाइन था इनका, और उसके लिए बाकायदा शूट हुआ बाहर, ठीक है, सिंगापुर जाके पूरा मॉडल वगैरह सारी चीज़ें, फिर उसी ब्लू वेल की शेप में ही वो एकदम से फिर वो टब बनता था। तो बड़ा कमाल का उन्होंने बनाया था। मैं शायद मैं दिखा भी पाऊँ, तो मैं यूट्यूब पर होना चाहिए। बड़े एक्सपेंसिव एड शूट होते थे ना ये भी। 20 साल पहले जकूजी कुछ नहीं हुआ करता था। ये देखो इसी तरह की शेप हुआ करती थी, और ये टॉय के फॉर्म में अवेलेबल है। नहीं ये नहीं है, और पीछे जाना पड़ेगा, कोई दिख जाए इनका। कोई नहीं, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी पुराना वो है। शायद उस टाइम आई थिंक यूट्यूब था भी नहीं, ये 2005 में यूट्यूब आया था, उससे पहले हमने काम किया था। तो उसकी हमारे पास इवन मेकिंग वगैरह भी, एडिटिंग वगैरह सब यही हुआ था। उसका शूट होकर हमारे पास रॉ फुटेज में आया था। वो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो सब हायर हुए थे, अंडर वाटर कैमराज वगैरह उस ज़माने बहुत महंगा। मतलब क्लाइंट ऐसा था कि कहता है पैसे की कोई वो नहीं है। इवन जब हमने इनकी वेबसाइट बनाई थी तब वो उस ज़माने में HTML CSS नहीं बनती थी, हमने बनाई थी फ्लैश के अंदर। तो नैपबार जब लोड होता था उसमें से पानी की ड्रॉप निकलती थी, ठीक है। तो बहुत पूरा क्रिएटिव काम मैंने ही किया था इसके ऊपर, तो बहुत नेक्स्ट लेवल का इनका काम था। क्लाइंट कहता है क्रिएटिविटी चाहिए, पैसा मैटर नहीं करता। So SEO is the practice of increasing website organic ranking in search engines, but what ranking without revenue? ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो तो रैंकिंग का क्या फ़ायदा? नंबर 1 पे आके आप अननेसेसरी वो स्पॉट खराब कर रहे हो, उससे अच्छा किसी और के पास चला जाए। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, SEO ब्रिंग्स ट्रैफिक। देखो SEO के थ्रू आपके पास लीड जो भी आएगी, क्योंकि यूज़र ने सर्च किया और आप बिना ऐड के वहाँ दिखाई दे रहे हो, तो SEO से अगर मान लो स्क्रैप लीड आया, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर कोई लीड नर्चर में कर पा रहा हूँ, तो यानी कि आपका कन्वर्जन रेशियो बड़ा हाई होता है, क्योंकि एंड यूज़र खुद ढूंढ
ढूंढ के आप तक पहुंचेगा और अपना नंबर, अपना नेम, अपना ईमेल वहाँ पर ड्रॉप करके आएगा। एक ऐड के थ्रू आपका दिख जाना है, ठीक है, और वहाँ पर किसी ने बाय मिस्टेक सेंड कर दिया तो ऑटो फिल होता है ऐड में, आपका फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक डिवाइस से कैप्चर हो जाएगा, ईमेल कैप्चर होगा, क्योंकि बिना ईमेल के कोई भी डिवाइस नहीं चल, चाहे वो iOS हो या एंड्रॉयड हो, नेम भी आपका ऑटोमेटिक कैप्चर होगा। तो इस वजह से जो पेड ऐड की लीड होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती, मतलब 100 चलाओगे तो शायद 15 कन्वर्ट हो। लेकिन ऑर्गेनिक के केस में क्या होगा कि मेरे पास 10 आई हैं तो आप मान के चलो 70% का कन्वर्जन निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि एड यूज़र ने सामने से इंटरेस्ट शो किया है। लीड नर्चर ना होने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट में भी एक्सपेंसिव हो, ठीक है, इसलिए कन्वर्ट नहीं हुआ। अब जैसे अरीना के कोर्सेज का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, आज अपने यूथ जितने भी है वो सब यही फील्ड में आना चाहता है। सो मैनी इंस्टीट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है, सभी की प्राइस डिफरेंट है। अब एक प्राइस एक ऐसा फैक्टर होता है जो बहुत तगड़े से इन्फ्लुएंस करता है किसी को भी कि यार 1 लाख रुपए का मैं कोर्स क्यों करूँ जब कोई मुझे 50,000 में करा रहा है। जब वो 50,000 वाले के पास जाएगा तो हो सकता है कोई मार्केट स्टूडेंट जो 25,000 में भी करा रहा हो, ठीक है। लेकिन एजुकेशन के केस में कॉस्ट को कभी भी हमें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, आपने क्वेश्चन किया क्या ये पेड है, बट मैंने केवल आपको फीस का पार्ट है आपका, तो आपने उसके लिए ऑलरेडी पे किया है। आपको अरीना में उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा पे ही नहीं करना जो आपकी फ़ीस है। अगर आपका कोर्स ऑन टाइम होता है तो भी, अगर ऑन टाइम नहीं होता है तब भी आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है, ठीक है, जो है वही है, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं। Conversion optimization actually brings traffic, but traffic means nothing if it doesn't convert into rupees, ठीक है। Digital marketing consultant help brings profitable traffic. That's why your consultant should also be skilled in. अब एक वेबसाइट है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उससे क्या हो रहा है, कुछ नहीं ना, कोई ट्रेड तो हो ही नहीं रहा है। अब जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है, वहाँ पर आपने बाय का बटन वगैरह अपना लगाया हुआ है, तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके अगर आप किसी वेबसाइट को एसईओ करते हो, उसका ऐड वगैरह चलाते हो, तो वहाँ से आपको आरओआई आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा वहाँ पर। तो बहुत सारी कंपनियाँ करती पहले अवेयरनेस क्रिएट करती हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अपनी इस वेबसाइट की बात करेंगे। लेट्स से एक पर्सन है जो यहाँ पर आता है, यहाँ से हम कोर्स नहीं खरीद सकते, बट अवेयर तो कर रहे हैं ना कि भाई क्या क्या कोर्सेज हम कराते हैं। जैसे हमने इस कोर्स पे क्लिक किया, हम किस टर्म में क्या पढ़ाएंगे पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, लेकिन साथ में क्या है, इंक्वायर नाउ, आप यहाँ से इंक्वायर कर सकते हैं। क्या टूल्स कवर हो रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन है, क्या है, डाउनलोड ब्रोशर, आप हमारा ब्रोशर यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो एक लीड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपने अपना नंबर, नेम, नंबर, ईमेल वगैरह देना है, किस कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, और आपको वाइड रेंज यहाँ से पता लगे, अच्छा और भी चीज़ें हैं इसमें, इसके साथ में स्टेट और अपना सेंटर अपना चूज़ करो और सबमिट कर दो, तो आपको यहाँ से एक ब्रोशर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये भी एक कन्वर्जन होता है कि भाई एक बंदे ने अपना लीड दिया, लीड के अगेंस्ट हमने उसको ब्रोशर दिया और डिटेल में वो उसको पढ़ सकता है, और उसके बाद हमारा जो बैकएंड सपोर्ट होगा वो आपको कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है, और यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत डिटेल में होनी। देखो जब भी कोई वेबसाइट बनाए उसके अंदर हाइड एंड सीक वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर, ठीक है, कोई फेक कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए उस चीज़ के अंदर, ठीक है। और आपको कन्वर्जन के लिए अपने जो पॉइंट्स होते हैं वो हर जगह रखने, जैसे यहाँ ब्रोशर डाउनलोड करा दिया आपने, ठीक है, इसके बाद आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड करा दिया, तो आप हो सकता है इतना पढ़ के यूज़र को इंटरेस्ट आ जाए कि भाई मैं अब ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर वो स्टार्टिंग में, या जैसे विजिटर हो सकता है एक बार विजिट ऑलरेडी कर चुका है, अब वो सीधे इंक्वायर करना चाह रहे हैं, तो इंक्वायर नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये हमारा ये वाला सेक्शन इस पर आ जाता है। ये देखिए, अगर आप कॉलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको नंबर यहाँ पर शोकेस हो जाएगा, इस तरह से मंडे टू सैटरडे आप कनेक्ट कर सकते हैं। Website design, digital marketer skilled in web design not only bring you a beautiful website that reflects positivity for your brand, but they also have a solid ideas of the web layouts that converts the best. देखो किसी भी वेबसाइट के अंदर किसके बाद क्या सेक्शन रखना है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे ये
एडवांस प्रोग्राम इन एनिमेशन विद अनरियल इंजन। तो जैसे अब आपने एक मूवी देखी हो अवतार, तो अवतार में ऐसी फ्लोटिंग हमने क्लिप्स माउंटेन्स देखे हैं उसमें, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से उसमें आप देखो तो नेचर का इन्फ्यूजन बहुत ज़बरदस्त था। अब हमें ये पता चल गया कि भाई इससे हम क्या बना सकते हैं। इसके बाद ये कोर्स क्या है और क्या टर्म्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स में कंप्लीट होगा, किन टूल्स को मुझे सीखने का मौका मिलेगा इसके अंदर, ठीक है, एक्सपर्ट्स लोगों से आप सीखोगे, क्या क्या आपके पास जो निकलेंगे प्रोफाइल्स जब इस कोर्स को आप कंप्लीट करेंगे। सो मैनी प्रोफाइल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, सब कुछ कर लिया, देख लिया यहाँ पर टर्म्स कितने हैं, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, डिलीवरी पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10th के बाद बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, मतलब 10th के बाद कोई भी, चाहे वो +2 हो या ग्रेजुएट हो, कोई भी कर सकता है। सर्टिफिकेशन का टाइप क्या होगा तो एक ना बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है मार्केट में कि लोग सोचते हैं कि अरीना से कोर्स मतलब डिप्लोमा। नहीं, डिप्लोमा कोई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ही कराता है, हर कोई नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये एक पार्ट। और इसके बाद यहाँ सब देखो वाई इज अरीना द राइट फिट फॉर यू, जैसे बिल्ड फॉर द फ्यूचर, क्रिएट एक्सपेरिमेंट, इनोवेट्स, ट्रेंड बाय द बेस्ट, लेवल अप विद इंडस्ट्री एक्सपोजर, योर करियर योर प्रायोरिटी, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने आपका एक नया फीचर अनलॉक किया ओवी के अंदर, हमें पता चला सारी चीज़ें हमें वहीं से डिलीवर होंगी, हमारा डिजिटल रेज्यूमे वहीं पर बिल्ड होगी, क्योंकि एक फ्रेशर कैंडिडेट को बहुत चैलेंज आता है कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। लकीली आज के डेट में सो मेनी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप बहुत ईजिली बिल्ड कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है रेज्यूमे जितना सिंपल होगा उतना बढ़िया होगा। जितना आप क्रिएटिविटी करोगे आप सामने वाले को कंफ्यूज करोगे इसके अंदर, है ना। तो जिस फील्ड के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोजीशन के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए स्किल सेट क्या रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स, आपके गोल्स, हर एक चीज़। देन फिर आपका पार्ट आएगा कॉपी राइटिंग की, जो टेक्स्ट हम लोग वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं वो कितना मेरी, क्योंकि एड कॉपी या एड वेबसाइट की जो कॉपी होती है अगर वो शॉर्ट क्रिस्प और इंटरेस्टिंग नहीं होगी कोई नहीं पढ़ेगा। अब आप कोई टेक्स्ट इंग्लिश में आप पैराग्राफ लिख दो बड़े हैवी लंबे सेंटेंसेस, कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है यार, हमें अपने बचपन से पता है कि यार बड़े बड़े पैराग्राफ में कभी याद होते ही नहीं थे। आप शॉर्ट बुलेट पॉइंट में बात करो कि क्या समझाना चाह रहे हो, तो वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। अगर आप बहुत लेंथी पैराग्राफ्स लिख दोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को। सोशल मीडिया, some niches like thrive with traffic from Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Many businesses tend to take on social media themselves, but a true digital marketer knows the difference between using social media as a business and as a end user. अब जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखो कि छोटे से छोटा ब्रांड और बड़े से बड़ा ब्रांड हर एक आज की डेट में अपना ट्विटर हैंडल तो ज़रूर रखता है। ट्विटर सबसे ज़्यादा ऑफिशियल में आता है, ठीक है। अगर हम लोग जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल फिर आपका लिंक्डइन आता है। और इंटरेस्टिंग उसमें अगर हम लोग बात करें जहाँ पर इंटरेस्ट के बेसिस पर हम लोग लोगों को दिखाई दें एंड यूज़र को, वो फिर आपका इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक होता है। एक ज़माना था फेसबुक बहुत नंबर 1 पे आया करता था, लेकिन फेसबुक ने जब टेक ओवर किया इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम ने ही एक तरह से देखा जाए तो फेसबुक को नीचे दबा दिया। आज के में लोग फ्री टाइम में अगर आप देखो तो फेसबुक कम चलाते हैं, इंस्टाग्राम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। देन फिर एनालिटिक्स जहाँ पर से आप ये सब चीज़ें पता लगाएंगे, जैसे कि कंबाइन द कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कैन हेल्प यू डिटरमाइन वेयर ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम एंड विच चैनल्स आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल। एंड लास्ट फिर आप यहाँ से प्लान करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट। डायरेक्ट नहीं जाना है, दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो एक बेहतर ROI अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपना जनरेट कर पाओगे। इससे आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप बेसिक फंडामेंटल्स समझ में आ रही होंगे आपको, और कमिंग सेशंस ऐसे ही रहेंगे। फिर हम लोग गूगल के जो ये एनालिटिक्स हो गया, गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, गूगल एड्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, इन सब चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको मैं लिंक शेयर करूँगा यूट्यूब का, एक बार ही आएगा लिंक, उसमें प्लेलिस्ट में वीडियोस ऐड होते जाएंगे क्लास वाइज आपके, ठीक है। अगर मैं किस दिन लीव पर रहूँगा तो आपके व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चेक करके ही ज़रूर निकले। वैसे रेयर होता है लीव का, बट कभी हो जाता है,
तो कॉल के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा आपको व्हाट्सएप। तो जब आप निकले एक बार मेरा व्हाट्सएप जरूर चेक कर लें निकलने से पहले, ठीक है। वैसे तो आप नियर बाई है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे पास स्टूडेंट बहुत बहुत दूर से आते हैं। कोशिश यही रहता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा जल्दबाजी में सुबह घर से निकल जाता है, व्हाट्सएप नहीं चेक करता, ठीक है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है।